Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing well. तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ IKG-PTU की जो केमिस्ट्री है बीटेक की फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, उसके ऊपर वीडियो है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक्स बता दूंगी जो आपने पहले ही 11th-12th में पढ़ी होंगी, और अभी पहले हम इस पर बात करेंगे। वैसे आपका PTU के सिलेबस में वैसे तो आपका जो PTU का सिलेबस है उसके अंदर स्टार्ट होता है आपका टॉपिक, सबसे पहले MOT आता है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम बिना बेसिक्स के नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। सो आज का जो वीडियो है बेसिक्स के ऊपर है, और मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट्स में सजेशंस बताइए मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाऊँ, किस क्लास के ऊपर पढ़ाऊँ, और किस चैप्टर के ऊपर पढ़ाऊँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो क्या कह रही है, मॉलिक्यूल के बारे में बता रही है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, it is defined as the smallest particle of matter which exists as independent entity। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किससे बनता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है। ठीक है, एटम के बारे में वैसे मैंने लिखा नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, बट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? दो एटम्स के जुड़ने से बनता है। ये जो आपके एटम्स होते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक एटम और ये एक एटम, दो एटम जब साथ में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। एटम्स आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट, विच कर लीजिएगा, यहाँ पर विद लिख हो गया, विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे मैं बात करूँ, अगर हमारे पास कुछ भी है, जैसे कार्बन है, अकेला है, ऑक्सीजन है, अकेला है, एक और ऑक्सीजन है, अकेला है। जब मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया CO2। और जो CO2 है उसकी प्रॉपर्टीज़ C से भी अलग हैं, O से भी अलग हैं, O से भी अलग हैं। तो ये एक न्यू इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गई। ना तो ये C पर डिपेंड कर रही है, ना ये O पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बारे में। होमो, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम, जो सेम हो, यानी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम एटम्स, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो सेम हो, उन्हें हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में आती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर H2, O2, P4, S8 एक्सेट्रा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है H2 है, इसमें क्या है? H और H है जुड़े हुए। ठीक है, H के साथ कुछ और तो नहीं ना। तो यही होगा आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। आपने साथ साथ अपने नोट्स बना लेने हैं। ओके, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको PDF शेयर करूँगी। ओके, और हमारे इंस्टाग्राम का जो लेबल है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, द फार्मा फैम 12 करके है हमारा इंस्टा पेज। ओके, अब हम चलते हैं आगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ही है डिफरेंट। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंट एटम्स,
वो वाले मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर जो बनते हैं, जैसे कि वाटर H2, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। CO2, एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है। HCl, एक हाइड्रोजन है क्लोरीन है। H2SO4, दो हाइड्रोजन है एक सल्फर है चार ऑक्सीजन है। ये क्या हुए आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। सो सिंपली हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंट एटम्स। ओके, अब आ गई हमारी बात एटॉमिसिटी पर। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी वो चीज़ है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है। सबसे पहले वाटर। वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल आर 3। ऑक्सीजन O3 ओजोन में एटॉमिसिटी 3। P4 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 है एटॉमिसिटी। ऐसे ही आप किसी में भी देख सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि मैं H2SO4 का देखना चाहती हूँ। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी आएगी, दो हाइड्रोजन के एटम एक सल्फर का चार ऑक्सीजन के, 4 + 1 5, 5 + 2 7 एटॉमिसिटी। ठीक है, ऐसे ही आप और मॉलिक्यूल्स के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आ रही है बॉन्ड्स के तरफ हम जा रहे हैं। आपने बहुत बार केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? ओके, तो हम देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड। सिंपली तो केमिकल बॉन्ड क्या है, जब कोई भी जनरली वैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तब केमिकल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, वो वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जो बहुत सारे वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि एटम्स और आयंस को टुगेदर इकट्ठे इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होल्ड करती हैं एटम्स को आयंस को इकट्ठे अलग डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ में, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपली अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन केमिकल स्पीशीज़ इज अ केमिकल बॉन्ड, जो कि एटम्स और आयंस को इकट्ठे रखती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, H2 की एग्जाम्पल दी हुई है NaCl की। सिंपली NaCl की तरफ अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं NaCl की बात करूँ, NaCl इट्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव है और ये जो Cl नेगेटिव जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच एक केमिकल बॉन्ड बनता है। इसी केमिकल बॉन्ड की यहाँ पर बात की गई है। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं इरेज कर देती हूँ। Chemical bond, the attractive forces which holds various constituent atoms, ions together in a different chemical species is called a chemical bond. ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर, कि बॉन्ड तो फॉर्म हो गया लेकिन हमें पता थोड़ी है क्यों फॉर्म हुआ, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला जो इसका कॉज है वो है टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, ताकि वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करे और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। हर एक इंसान, जैसे कोई भी इंसान है, वो भी अपनी लाइफ में चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो उसको उसकी कम से कम एनर्जी यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। आप रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लीजिए कि इंसान कम से कम काम करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। ऐसा ही हमारे मॉलिक्यूल्स चाहते हैं, इसी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जो एटम है, जब वो अकेला है, कोई भी एटम है जब वो अकेला है, मतलब ऐसे आप मान लीजिए कि कोई बैचलर है, ठीक है, वो अकेला है तब तक वो हाईली रिएक्टिव है, वो कहीं मतलब हाईली एनर्जेटिक, कहीं भी घूम रहा है, कभी कहीं भी जा रहा है। ठीक है, बट जो आप देखेंगे अंकल लोग होते हैं, मतलब जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो जो होते हैं मतलब बहुत संभले हुए होते हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान होते हैं। ऐसा ही मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल जब वो बन जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। वो लाइफ में भी स्टेबल हो जाता है, फैमिली वाइज भी स्टेबल हो जाता है। पर जब कोई बैचलर है, कुंवारा लड़का है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, रस्तों में घूमता रहता है, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। एटम इज़ अ हाईली एनर्जेटिक अलोन बट अ मॉलिक्यूल एनर्जी इज लेस। तो इस यहाँ से हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कि जितना कोई इंसान स्टेबल होगा, जितना कोई इंसान स्टेबल होगा उसकी उतनी एनर्जी कम होगी, जितना कोई अनस्टेबल होगा उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। एटम के केस में ऐसे ही होता है। एटम इज़ अ लोन थिंग, सो इट इज़ हाईली एनर्जेटिक अलोन, बट अ मॉलिक्यूल एनर्जी इज़ लो बिकॉज स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। अब सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। इसकी एक टेंडेंसी होती है कि जो ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करना चाहता है। टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। जो आइसोलेटेड एटम है, सेम ही बात हुई जो पिछली बार में मैंने बात की, वही चीज़ कि जो आइसोलेटेड एटम है वो हाईली एनर्जेटिक है, हाईली रिएक्टिव है, लेकिन जो बॉन्डेड एटम है वो लेस रिएक्टिव है और उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रिएक्टिविटी को कम करने के लिए भी ये चीज़ की जाती है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। ओके, अब आगे बात करते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मोस्ट ऑफ द आपने वैसे ही केमिस्ट्री में हर बार कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ये, कि हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ रियल लाइफ में। तो ऐसे ही हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो उनको कैसे मिलती है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन से। नोबल गैसेज जैसे कि जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ठीक है, ये होती हैं आपकी नोबल गैसेज। तो सारे एटम्स हैं जो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं और नोबल गैस कन्फिग्रेशन तक पहुंचना चाहते हैं, जो जनरली होती है NS2 NP6, ठीक है। एग्जाम्पल होती है नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। बट जनरली तो वो एटम्स यही बॉन्ड फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लें। और जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और उन्होंने दी हुई है, जैसे ओनली ये हीलियम की एक्सेप्शन है। हीलियम क्या का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2, Z=2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है 1s2। तो यहाँ पर ऑक्टेट की बात नहीं होती, यहाँ पर ड्यूप्लेट की बात होती है, यहाँ पर ऑक्टेट की बात होती है। इरेज कर देंगे सारा, अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना का मतलब है स्टेबिलिटी एक्वायर करना। ओके, अब इसके बाद में हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस के बारे में। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्सेप्शंस, कि वैसे तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसीलिए की जाती है कि जो हमारा एटम स्टेबल हो जाए, बट कई कुछ ऐसा भी है केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। कई जगह पर ऐसा भी है कि जो आपका एटम है, सॉरी आपका जो मॉलिक्यूल है, और वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है उसकी, बट स्टिल वो क्या है? स्टेबल। जैसे कि एग्जांपल्स लिखी हुई हैं PCl5, यहाँ जो 5 है ना वो Cl के पैर में आएगा, इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग थिंग। और IF7 भी ऐसे ही आएगा, SF6। जो ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर स्टिल ये स्टेबल है। ये इसके एक्सेप्शन टाइप है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक। पहले हम स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसमें रिलीज एनर्जी इज़ हायर, ठीक है, रिलीज एनर्जी इज़ ग्रेटर, मतलब रिलीज एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिलीज एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसको हम रेज कर देंगे। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ, यहाँ पर मैंने बॉन्ड लिखे हुए हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने देखा होगा क्लास 12 में केमिस्ट्री में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके लिए पहले आपको पर कोवलेंट बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। सभी मैं पढ़ाऊँगी, आप बस चैनल के साथ बने रहें और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें मेरी वीडियो को, ओके। अब हम बात करेंगे केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जो रिलीज एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है। इसमें हम दो देखेंगे बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपके बेसिक्स में 11th-12th में आती है चीज़, मैं आपको स्टिल पढ़ा दूँगी, ओके। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आगे वीडियो चाहिए और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के ऊपर किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, ओके। ये तो यहीं तक था कि केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं दो टाइप्स की हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। और वीक फोर्सेस के अंदर रिलीज एनर्जी कम होती है, स्ट्रॉन्ग में रिलीज एनर्जी ज़्यादा होती है। वीक में के अंदर और बॉन्ड्स आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैंडरवाल फोर्सेस। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं नोट शेयर करूँगी। अब हम बात करने वाले हैं, आपने ये 9th में आई थिंक पढ़ा होगा लुईस के बारे में, लुईस के बारे में, लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। आज हम उसी लुईस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। ये रही आपकी लुईस थ्योरी, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है आपकी। लुईस थ्योरी क्या कहती है, लुईस ने क्या दिया था, लुईस postulated that atoms achieve the stable octet या duplet when they are linked by chemical bonds, कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तब जो एटम्स हैं वो एक स्टेबल ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, when they are linked by chemical bonds, ठीक है। और ये छोटी क्लासेस में तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे म्यूज़िक के जो वर्ड्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, या जैसे ये 8 होते हैं इन नंबर में, तो जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 8 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझाया जाता है, लेकिन अब वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब मैं बात करूँगी ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस रूल के अकॉर्डिंग या तो जो एटम्स हैं वो कंबाइन करें ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, या तो जो एटम्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं ईदर ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग इन ऑर्डर टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जहाँ तो क्या कर रहे हैं वो कंबाइन कर रहे हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहाँ तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ तो शेयरिंग हो रही है, ठीक है। शेयरिंग की बात हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो केमिकल बॉन्ड में हो ही जाता है, ताकि उनको नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए। ऑक्टेट रूल्स कह रहा है कि एटम्स कंबाइन करते हैं या तो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये देखिए, ये मान लीजिए मिनट, ये मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। जो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और जो सेकंड ऑर्बिट होता है उसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं यही हमें बताते हैं ऑक्टेट के बारे में और ऑक्टेट को पूरा करने के बारे में, ठीक है। ऑक्टे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हमने बात करनी है, अगर हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में नहीं हैं वो क्या हैं, वो हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हमें नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाए, तो उसी रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। आपने ये सारा नोट कर लेना है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो थैंक यू, आप यहाँ तक वीडियो तक बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैप्टर को मैं पूरे यूनिट को कंप्लीट करूँगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, ठीक है, चैनल के साथ बने रहें। और आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले। और ये भी बता सकते हैं आप कि हम अगला वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस चैप्टर के ऊपर लेकर आएँ। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।